और आज आप सुनने जा रहे हैं कहानी द इम्परफेक्ट किडनैपिंग, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्ता सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। और अगर आपने हमारे पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा एपिसोड, मदारी का बंदर। नॉर्मली इंसानों का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो ना चाहते हुए भी अपने सीनियर्स या फिर आइडॉल्स की तरह सोचने लगते हैं या फिर सोचने की कोशिश करते हैं। ये बात ठीक उसी तरह सा है जैसे एक छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखकर ही दुनिया के सारे नियमों को समझता है। और बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी में अब करीम ना चाहते हुए भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। ठीक जैसे उसके मालिक अभिषेक सोमानी जब टेंशन में होते वक्त एक के बाद एक सिगरेट फूंक जाते थे, बिल्कुल उसी तरह लत ना होते हुए भी करीम अब तक 7 सिगरेट फूंक चुका था और काफी हद तक इस चक्रव्यूह से निकलने की एक नॉट सो परफेक्ट प्लान तैयार कर चुका था। मगर क्या पता ये नॉट सो परफेक्ट प्लान शायद ही सही में एक परफेक्ट प्लान हो। पास वाली एक मोबाइल दुकान से करीम ने एक नया सिम कार्ड ले आया था और उस सिम कार्ड को अपनी फ़ोन में डाले बहुत वक्त तक सोचकर अपने मालिक के नंबर में अपने प्लान के मुताबिक उस ब्लैकमेल मैसेज को भेज दिया। और बस इसी तरह शुरू हो गया था एक और फिरौती। दूसरे तरफ जब अभिषेक सोमानी अपनी क्लाइंट मीटिंग से निकलकर अपने फ़ोन चेक किए तो मैसेज देख उनकी फटनी शुरू हो गई थी। और मैसेज में लिखा था, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, जल्दी से जल्दी 20 लाख जुगाड़ो, लेके रेखा जी का नाम, वरना तुमको तो पता ही है अंजाम। सीधा जाएगा ये फोटो तुम्हारे धर्म पत्नी के पास कि तुम इसके नाम कर रहे हो उनसे स्कैम। और इसी के साथ एक फोटो भी अटैच था जिसमें अभिषेक सोमानी और उनकी सेक्रेटरी बड़े ही करीबी से अपने हाथ पकड़े वही कार में बैठे थे जिसमें अब करीम बैठ के ये मैसेज कर रहा है। और करीम को उस वक्त कोई अंदाजा नहीं था कि ये फोटो कभी उसके इतने काम आएगा। और ये मैसेज पढ़ते ही अभिषेक सोमानी ने रिप्लाई दिया, कौन है तू? और दूसरे तरफ से करीम ने लिखा, मुझको पहचान लो मैं हूँ कौन। सही में वक्त ज़ाया न करें और 1 घंटे के अंदर अपने कंपनी के पास वाली ब्रिज के नीचे बैठे भिखारियों के पास 20 लाख छोड़ के जाएं, धन्यवाद। और अभिषेक ने लिखा, मगर इसकी क्या गारंटी है कि तू इसके बाद वो फोटो डिलीट कर देगा और फिर मेरे रास्ते कभी नहीं आएगा? तो करीम थोड़े सोचते हुए रिप्लाई दिया, मगर जनाब मैं इसकी पूरी गारंटी दे देता हूँ कि अगर मुझे अगले 56 मिनट में 20 लाख मेरे बताई जगह पर ना मिले ना तो फोटो आपकी धर्म पत्नी के पास होगा। और क्या आप उनका नंबर थोड़ा कंफर्म करवा सकते हैं? और उसके बाद अभिषेक सोमानी की पत्नी बरखा सोमानी का नंबर था। और ये देखते ही अभिषेक ने वापस रिप्लाई दिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और इसे पढ़ करीम ने अपनी 9वीं सिगरेट को ना खत्म किए ही बुझा दिया। दुनिया में कई तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक नई किस्म की एक्टिविस्ट जिसे मैं आशिकी एक्टिविस्ट कहता हूँ। और उन आशिकी एक्टिविस्ट में से एक था अभिषेक सोमानी। भगवान का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक खूबसूरत बीवी जिसके साथ लव मैरिज हुआ था और एक बेटा। दुनियादारी की नॉर्म से देखें तो अभिषेक सोमानी दुनिया की उन गिने चुने खुश लोगों में से एक था, मगर था तो आशिकी एक्टिविस्ट ना। तो जनाब इतने आशिकी में थोड़ी ना रुकने वाले थे और अपनी आशिकी एक्टिविज्म को पालन करते हुए जनाब ने अपने सेक्रेटरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिश्ता जोड़ा और अब करीम उसका फायदा उठा रहा है। एक दिन जब अभिषेक सोमानी नशे में अपने सेक्रेटरी और उनके मासूका रेखा जी से उस कार में जरा अंतरंग हो रहे थे, तब अब्दुल करीम बाबू इसमें थोड़े दिलचस्पी लिए चुपके से उनका एक फोटो ले लिए थे। और अब जैसे कहते हैं ना कि ये फोटो स्पीक से 1000 वर्ड्स, ठीक वैसे ही यही एक फोटो लाखों की बात कर रहा था। और इसी बीच जब करीम की गाड़ी आसपास 200 मीटर दूर उस ब्रिज के नीचे वाली भिखारियों के बैठने वाली जगह पर था, तब अभिषेक सोमानी खुद ही घनी दोपहर में काला सूट पहने माथे से पसीना पोंछे चलते हुए करीम के बताए हुए जगह पर आ चुके थे। सही में इस काम को क्या क्या नहीं करवाता।
खैर, उन्होंने चुपचाप एक कागज से लपेटे उस 20 लाख की रकम को एक सोते हुए भिखारी के बगल में फेंक के चुपचाप चले गए। उस भिखारी ने धीरे से अपना आंख खोला और जब देखा कि अभिषेक सोमानी अंदर चले गए, तब करीम उस भिखारी की वेश से उठ उस चादर को फेंक जल्दी जल्दी अपनी कार की तरफ चला। और अगले वक्त उसने अगस्त्या को किडनैप किए उस किडनैपर को कॉल किया और एड्रेस पूछा, तो उसने जो एड्रेस बताया वो करीम से आसपास 20-25 मिनट की दूरी में स्थित था। करीम ने पैसों को बगल में रखे गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था कि उसे दूसरी तरफ से अपने मालिक अभिषेक सोमानी का कॉल आया और वो कॉल देखते ही करीम का गला सूखने लगा। कई तरह के नकारात्मक सवाल उसके दिमाग में अब चलने लगे थे और आसपास 8वीं रिंग के बाद उसने कॉल को रिसीव किया। किधर मर गया था साले? अभिषेक सोमानी चिढ़ते हुए पूछे। नहीं सर, वो ड्राइव कर रहा था ना, करीम ने संभलते हुए जवाब दिया। इतने देर तक क्या कर रहा है और अगस्त्या किधर है? अभिषेक ने पूछा। जी सर, वो मेरे साथ ही हैं और हम घर पहुंचने ही वाले हैं, करीम ने झूठी मुस्कान देते हुए जवाब दिया। ठीक है, पहुंच के कॉल करना। और इसके साथ कॉल कट गया। करीम की जान में अब जान आई और उसने और कुछ न सोचे उस किडनैपर के बताए हुए एड्रेस की ओर बढ़ चला। अपनी बीवी अगस्त्या इन्हीं कुछ वक्त में अपनी प्लानिंग और न जाने क्या क्या सोचे, कुछ आसपास आधे घंटे के बाद उसने उस एड्रेस पे पहुंचा और अब तक शाम के 4 बज चुके थे। उसने वो पैसे लिए उस काफी पुरानी दिखने वाले घर के अंदर गया तो तब उसे वापस उसी वक्त उस किडनैपर का कॉल आया। उसने जल्दी ही फोन रिसीव कर लिया और दूसरी तरफ से उस किडनैपर ने बोला, उसी घर के अंदर एक बड़ा सा कुआं है और उस कुएं के पास एक एयर टाइट प्लास्टिक बैग है, तो तू सारे पैसों को उस प्लास्टिक बैग में डाल, उन्हें सील कर और उस कुएं के अंदर फेंक दे। और आगे और कुछ नहीं लिखा था। करीम ने ज्यादा वक्त जाया न करते हुए ठीक उसी तरह उन पैसों को उस कुएं में फेंक दिया और फिर उसने वापस उस किडनैपर को कॉल किया तो दूसरी तरफ से उस किडनैपर ने बोला, अब उस घर से निकल और आगे बढ़ते हुए 7वें घर के अंदर घुस, वहीं पर वो बच्चा मिलेगा। और करीम दौड़े दौड़े बाहर आया और अपनी कार लिए आगे से 7वें घर के अंदर घुसा तो वहीं पर एक खंबे के साथ अगस्त्य बैठा था और अब भी वो बेहोश था। करीम ने चारों ओर देखा तो किसी का कोई नामो निशान नहीं था, कोई इंसान ना कोई किडनैपर, कुछ नहीं। उसने अगस्त्य को उस बेहोशी का फायदा उठाए उससे चुपचाप अपनी बाहों में उठाए कार के अंदर ले गया और पीछे सीट पे उसे सुला दिया। गाड़ी स्टार्ट किए अपनी पत्नी की किडनैपर के दिए गए एड्रेस पे बढ़ने लगा। अभी किडनैपिंग कम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा लग रहा था। खैर वो जो भी हो, अब उसके आधे काम खत्म हो चुके थे। अब बस अगस्त्य को उस किडनैपर को दिए अपनी पत्नी को उस किडनैपर के हाथों से छुड़ाना था, मगर इसमें भी अड़चन पैदा कर रही थी ट्रैफिक में फंसे करीम अब चैन से बैठ नहीं पा रहा था और अब भी रेड लाइट को ग्रीन होने में 14 सेकंड बाकी थे। और इसी बीच उसे लगा जैसे उसके दाहिने तरफ कार की डोर को कोई खोल रहा है। वो विंडो कवर को नीचे किए जब तक देख पाता तब तक उसके पीछे से किसी ने सर पे बंदूक ताने बोला, अब ढक्कन में जिस तरफ बोलूं उस तरफ शेयरिंग को मुड़ने का। और इसी तरह शुरू हो चुका था एक और किडनैपिंग। तो कौन है ये गुमनाम आदमी और इसकी एंट्री क्या नया मोड़ लाएगी, जानने के लिए देखिए हमारा 3रा एपिसोड। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर तारीफ हो या ताने हो बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइए, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।